हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर दोस्तों 8। चैप्टर का नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम से आए हुए हैं। और ये आपका दोस्तों 95 मार्क्स सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम अप्रैल के और अक्टूबर वाले जो भी 2026 के एग्जाम है उनमें आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैप्टर का जो है हमारा टेलीग्राम चैनल NIS 12th क्लास नोट्स, यहां से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्लास खत्म होने के बाद ही नोट्स इसमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर। कई बार रिपीटेड है, कई बार एग्जाम के अंदर आ रखा है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों की व्यवस्था कीजिए। जैसे देखो भारत, अब एकात्मक की बात करें तो समझो एकात्मक होता क्या। जैसे भारत इतना बड़ा विशाल देश है जिसके अंदर शासन चलाना आसान नहीं है, बल्कि इसको बांटा गया है। जहां पे संघात्मक सरकार की बात की जाती है, यहाँ पे दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं, तो उसे हम संघात्मक सरकार कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों को वर्णन कीजिए। ठीक है, अब समझते देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होते हुए भी, है ना, मतलब जैसे केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजित है, उसके बाद भी कई एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं जो केंद्र को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम राज्य को यह शक्ति दे देंगे ना, तो राज्य सेपरेशन होना चाहेगा, अलग होने की मांग करेगा, तो वो चीज हमारे भारत के लिए सही नहीं है। तो इसलिए केंद्र को मजबूत बनाया गया है। अब देखिए, मुख्य बिंदु क्या है, एकल संविधान। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही संविधान है और उसे राज्य भी और केंद्र भी चलते हैं। फिर उसके बाद है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है, अब भारत के अंदर कहीं पे भी रहते हो, किसी भी राज्य या किसी भी कोने में रहते हो, भारत के किसी भी राज्य कोने में जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, उसके बाद शक्तिशाली केंद्र। शक्तिशाली केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और फिर राज्य के अंदर की जाती है, ताकि राज्य के अंदर कोई छेड़खानी या कोई युद्ध हो जाता है या फिर कोई भी ऐसी मामला होता है जिसकी वजह से वहां पे अव्यवस्था फैल जाती है, तो राज्यपाल वहां का फिर सारा निर्णय लेने लगता है राष्ट्रपति की मदद से। ठीक है, तो फिर है आपातकालीन प्रावधान। देखिए, आपातकाल में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है और राज्य की शक्तियों को कम कर दिया गया है, ताकि राज्य अपनी मनमानी ना कर ले। ठीक है ना, अब वही बात है ना, जैसे कि मान लो माता पिता होना, जैसे केंद्र क्या है, बाप है एक तरीके समझ लो पूरे देश का, और उसके क्या है, बच्चे, राज्य क्या है, बच्चे। तो बच्चे हमेशा हरकतें करते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं, कोई भागने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है, तो उसी तरीके से केंद्र ने अपने बच्चों यानी राज्यों को थोड़ा सा पकड़ के रख रखा है, कम शक्ति देकर। तो इस तरीके से मेंटेन रहता है भारत की स्वतंत्रता। अब देखिए क्या है, इन लक्ष्यों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी एकात्मक प्रवृत्ति है ना। चला सब रहे हैं, घर का काम बच्चा भी कर रहा है, माँ बाप भी कर रहा है, उसी तरीके से केंद्र भी कर रहा है, राज्य भी कर रहा है। लेकिन केंद्र के पास आ सकती है, जैसे माँ बाप के पास आ सकती होती है, तो उसी तरीके से घर अच्छे से चलता है। तो उसी तरीके से भारत भी अच्छी तरीके से चलता है। समझ में आया ना एकात्मक लक्षण की बात। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी संबंधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विधायी मतलब जो विधायी होती है ना, जो लेखन वाली जो चीजें होती हैं, कानून वाली चीज होती है, उसके ऊपर देखिए। तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का निर्धारण संविधान की 3 सूचियों के माध्यम से की जाती है। अब ये 3 सूचियां आपने पढ़ा रखा हूं, मैं पहले वाली जो वीडियो बनाए रखी है मैंने वन शॉट, उसमें सब चीज अच्छे से पढ़ा रखा, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है दोस्तों। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर उसे भी देख सकते हो, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे तो आपको मैं इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है, 3 सूची है। 3 सूची कौन सी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, है ना। ये 3 सूची है यहाँ पे हमारे पास। मैंने ये भी बताया था कि कौन से किस पे बनाते हैं, कितने कितने मामलों पर ये अपने कानून बना सकते हो। देखिए, तो केंद्र सूची जैसे कि राज्य, रक्षा, रेलवे, विदेश नीति जैसे विषयों पर ये अपने कानून को बनाता है केंद्र सूची। ठीक है, केंद्र सूची का काम इन पे अपना कानून बनाना है। राज्य सूची पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य पर अपना ध्यान देता है। ठीक है, और संवर्ती सूची क्या होता है, संवर्ती सूची वैसी सूची है जिसके ऊपर केंद्र भी और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं ना, दोनों ही कानून बना सकते हैं। और संघर्ष की स्थिति में केंद्र का कानून जो होता है माना जाता है। मान लो संवर्ती सूची में कोई कानून बन रहा है, केंद्र ने नहीं बनाया, राज्य ने बनाया, और इन दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, तो ऐसे में केंद्र की जो बनाई हुई नीति है ना, उसको माना जाता है। ठीक है, और राज्य की सूची नहीं माना जाता है। ऐसे ही विशेष परिस्थितियां, जैसे कि संसद राज्य सूची पर भी कानून बनाती है। ठीक है, संसद क्या करती है, राज्य सूची पर भी कानून बनाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा, इस व्यवस्था से शक्तियों का संतुलन बना रहता है
पर केंद्र को प्राथमिकता मिलती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लो कि केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियां या विधायी संबंध क्या रहता है, ठीक है। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। ध्यान में रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विश्लेषण कीजिए। अब वित्तीय मतलब कि पैसों के मामले में, ऊपर हम कानून के मामले में कर रहे थे, अब क्या बात करें, पैसों के मामले में किसके पास क्या है। तो ध्यान दीजिए, वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच राजस्व संसाधनों के बंटवारे से है। राजस्व क्या होता है, जो टैक्स मिलता है, तो वो वाले संसाधनों से बंटवारे का मतलब है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में। तो देखो, पहला मुख्य बिंदु क्या है, कर लगाने की शक्तियां, है ना। कर लगाने की शक्तियां किसके पास है ज्यादा, देखिए, कुछ कर केंद्र और कुछ कर राज्य लगाती है, मतलब टैक्स, कि आप कौन सा टैक्स दे रहे हैं, जैसे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, या कोई सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं तो उसके लिए टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीजों का टैक्स होता है, तो वो चीज, ठीक है। करों का बंटवारा, आयकर, उत्पाद शुल्क का साझा वितरण करते हैं। फिर उसके बाद अनुदान व्यवस्था, देखिए, केंद्र द्वारा राज्य को सहायता दी जाती है, क्या दी जाती है, केंद्र द्वारा राज्य को सहायता दी जाती है हर मामले में, जैसे कोई मान लो पुल बनानी है, सड़क बनवाना है घर के, या गांव में कोई विकास का काम करना है, तो उस तरीके से केंद्र से राज्य को मांगना पड़ता है। फिर है वित्त आयोग, देखिए, संसाधनों के वितरण की सिफारिश। फिर है आर्थिक निर्भरता, जो कि राज्य केंद्र पर अधिक निर्भर रहता है हर एक चीज मामले के लिए, जैसे कि दिल्ली का था, तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री था आपका अरविंद केजरीवाल, अभी अभी छूटकर वापस आ गया, जितने भी एलिगेशंस लगे हुए थे लिकर स्कैम का, सब हटा दिया गया उनके ऊपर से, है ना। और आज वो आए हुए हैं दोबारा से। तो ऐसे में जब बीजेपी की सरकार थी और ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की सरकार थी, तो इन दोनों के बीच में मतभेद रहता है, क्योंकि ये राज्य मतलब एक तरीके से मान लो कि जो भी दिल्ली का जो भी शासन चलाना होता, जो भी वित्तीय मामला था, वो सब केंद्र सरकार के हाथों में था, और मुख्यमंत्री यहाँ पे दूसरी पार्टी का था। तो इस तरीके से केजरीवाल को किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, केंद्र के ऊपर, बीजेपी सरकार जो है केंद्र की थी, तो इसलिए उनके ऊपर रहना पड़ता था, इसलिए यहाँ का विकास रुका हुआ था। देखिए, वित्तीय व्यवस्था में केंद्र की स्थिति मजबूत है, जिससे संघीय संतुलन प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र को मजबूत रखा गया है, लेकिन यहाँ पे मजबूत रखने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सही चीजों को गलत ठहरा दे। केंद्र को ये चीज देखना चाहिए कि जिस राज्य में कम विकास है या फिर उस चीज के ऊपर विकास करना है, तो उस चीज के लिए सहायता दे, है ना, तो ये चीज सही रहती है। अब चलते हैं आगे, हमारा वित्तीय केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय मामले के ऊपर था, ठीक है। अब है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है ना। आत्मा एकात्मक है, जैसे कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति दी गई है, लेकिन बात करते हैं हम राज्य और केंद्र की, लेकिन केंद्र के पास ज्यादा शक्ति दी गई है, तो इसलिए बोलते हैं संघात्मक है, लेकिन आत्मा क्या है, एकात्मक। तो इस चीज को समझो, देखो, भारतीय संविधान ने संघीय ढांचा अपनाया है, पर उसमें एकात्मक तत्वों की प्रधानता है, यानी केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझो। अब देखिए क्या है मुख्य बिंदु, जैसे कि संघात्मक तत्व, संघात्मक तत्व क्या है, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, ठीक है। एकात्मक तत्व क्या है, आपका आपातकाल में केंद्र का नियंत्रण, है ना। तो संघात्मक क्या है कि शक्तियां विभाजित है, केंद्र को भी दी गई है, राज्यों को भी दी गई है, ठीक है ना। संविधान दोनों के लिए एक है, केंद्र के लिए भी एक है, राज्य के लिए भी एक है, लेकिन बात क्या की जा रही है, एकात्मक तत्व क्या, आपातकाल में केंद्र का नियंत्रण, जब इमरजेंसी लग जाएगी तो राज्य कुछ नहीं करेगा, अब केंद्र संभालेगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया सॉरी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट, राज्यों की सीमाओं पर परिवर्तन, संसद को अधिकार है राज्य की सीमाओं पर परिवर्तन या प्रतिबंध लगाने का, अगर वो सही काम कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, ये इनका अधिकार है। फिर उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, क्या है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, एक ही जगह पर जो न्यायपालिका दोनों के लिए, राज्य और केंद्र के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्र की सर्वोच्चता, केंद्र क्या सर्वोच्च है, क्योंकि केंद्र सारे मामलों को देखता है, इसलिए। अब इसका निष्कर्ष क्या है, इसी कारण विद्वान कहते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन उनकी आत्मा क्या है, एकात्मक है, इसलिए कहा जाता है कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना। अब आगे, अब थोड़ा बात कर लेते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स का, काफी ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, कई बच्चों ने कमेंट करके बोला भी था कि सर फिलिंग इन द ब्लैंक्स करा दे, तो देखिए बिल्कुल आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न, संघ में शक्तियां डैश की होती है, संघ में शक्तियां किसकी होती है, किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है, किसके पास होती है, केंद्र सरकार ही उसके ऊपर क्या बना पाएगा, कानून बना पाएगा, ठीक है। केंद्र तथा राज्य के बीच विभाजित होती है संघ की शक्तियां। आगे देखिए क्या है, संघ के पास अपना डैश संविधान होता है, क्या होता है, लिखित, अलिखित, लिखित होता है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, लिखित संविधान आपका होता है संघ के पास। आगे चलते हैं, उसके बाद है भारतीय संविधान में डैश सूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं बेटा, 3। भारतीय संविधान में डैश सूचियां हैं, सूचियां
कितनी है, 3 सूचियां हैं, ठीक है, कितनी सूचियां, सॉरी 3 सूचियां। फिर प्रश्न क्या है, डैश सूची में 66 विषय वर्णित है, किसमें, अच्छा 3 ही तो सूचियां हैं, वो मेरे को लगा अनुसूची की बात करें, 3 ही सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं सही कर देना चाहता हूँ। तो देखिए 3 सूचियां हैं जो कि 66 विषयों में किस पे, राज्य के पास अधिकार है 66 सूचियों पर कानून बनाने का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे आपका समवर्ती सूची में डैश विषय वर्णित है, कितने समवर्ती में, 47 सूचियों पर क्या बना सकते हैं लोग, कानून, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, और विवाद होगा तो केंद्र की बात सुनी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, डैश को किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है, किसको है, संसद किसी भी क्षेत्र में अपना बदल सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे आपका अखिल भारतीय सेवाओं का नियंत्रण डैश के द्वारा होता है, डैश के द्वारा किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। अगला, संघ में यह आवश्यक विधान होता है कि संसद के ऊपरी सदन में डैश प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो, किसकी हो, समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए, ठीक है भाई। ये आपकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स रहे, जो आप लोगों ने बोला था वैसा मैंने कर दिया। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी वो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे आप कम से कम 20 लाइक कर दे, हमारा टारगेट है, छोटा टारगेट था, मुझे पता है आप लोग पूरा कर दोगे। 100-150 बच्चे तो देखते ही हैं वीडियो रेगुलर बेस पे। दोस्तों लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती है और काम करने का मजा अलग आ जाता है इससे, ठीक है ना। तो प्लीज दोस्तों वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए क्या है, केंद्र सूचियों में डैश विषय, केंद्र सूची कितने बनाएंगे, 47। देखो हमने सारी सूचियों की बात कर ली, ठीक है। संघ में कितने हैं, केंद्र में कितने हैं, और आपके ये समवर्ती में कितने थे, ठीक है। तो केंद्र में 47 विषयों पर क्या होता है, सूची बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका डाक एवं तार डैश सूची में सम्मिलित है, किसमें है, केंद्रीय में, किसमें, डाक और तार को किसमें सम्मिलित किया गया, किस सूची में, केंद्रीय में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे आपका राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सूची में निहित विषय पर कानून बनाता है, कौन बनाता है, संसद बनाएगा, कौन बनाएगा, संसद ही बनाएगा कानून। आगे है वाणिज्य तथा व्यापार डैश सूची का विषय है, किसका है, राज्य, वाणिज्य और व्यापार का काम कौन देखेगा, राज्य देखेगा, ठीक है। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की पहल सरकार द्वारा की, किसके द्वारा, केंद्रीय, ठीक है ना। संसद संशोधन कौन सा कर सकता है, केंद्र कर सकती है। भारतीय संविधान डैश है, क्या है, अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है, केंद्र के पास जा सकती है, इसलिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे आपका डैश राज्य डैश स्वायत्तता की मांग करता है, क्या, अधिक स्वायत्तता की मांग करता है। प्रश्न आगे, डैश आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में रिपोर्ट सौंपा, किसने, सरकारी आयोग, ठीक है ना। तो याद रखना ये सारे आपके मैंने फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी करा दिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जो हमारी पूरी 95 मार्क्स सीरीज है वो चलती रहेगी, नहीं रुकने वाली है। मैं आपके साथ आपके एग्जाम तक उसके बाद भी बना रहूंगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पढ़ने लिखने में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो जरूर कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों।